चलो ठीक है ना। ओके सर। हाँ तो स्क्रीन आपको विजिबल है। तो वो तो आ ही गया, मैं दिख नहीं रहा क्या? यस सर। चलो कोई नहीं, माइक्रोफोन ऑफ कर लो अपना, है ना। हाँ, और ये स्क्रीन विजिबल है सबको। यस सर, यस यस सर। ठीक है। यस सर, तो यस। देखो, अभी आप डिस्कस कर रहे हैं हम मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में आपने फाइंड आउट किया था नेचुरल फ्रीक्वेंसी, किस किस मेथड से आपने फाइंड आउट कर ली थी। ठीक है, आपने डंकरले मेथड भी किया है लैब में, रिले मेथड भी किया है, स्टोरल मेथड भी किया है। आज नया मेथड अपन देखते हैं, वो इसका नाम है क्या, होल्डर्स मेथड। ठीक है, आज नया मेथड डिस्कस करेंगे जिसका नाम है होल्डर्स मेथड। ठीक है, दिस इज दी होल्डर्स मेथड। ठीक है, अब दिक्कत ये आती है कि अब इसमें क्वेश्चंस आपके कैसे कैसे फ्रेम होते हैं, उन क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो, ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड है, तो इस पर न्यूमेरिकल आता है, तो कोशिश ये करना कि इसको अवॉइड करना, जो आपका ऑप्शंस में क्वेश्चन दे रखे हो उसे करना, लेकिन आपको अल्टीमेटली करना ही हो कैसे करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये आता है न्यूमेरिकल। सेकंड आती है इसकी थ्योरी आती है, जैसे आपके मिड टर्म पेपर में भी आया होगा कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन होल्डर मेथड, 10 नंबर का आ जाए, फिर 5 नंबर का आ जाए, 8 नंबर का आ जाए, 15 नंबर का आ जाए, तो आपको कैसे डील करना है इससे, वो अपन आज इसमें सारा कवर करेंगे। ठीक है, तो ये आपका होल्डर मेथड है। ठीक है, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, इसीलिए इसको न्यूमेरिकल्स को आपको सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि इसमें आपको क्या है कि तुक्का लगाना है, जस्ट तुक्का लगाना, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ज्यूम करनी है, फिर उसको देखना है कि आपका सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ, उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ज्यूम करनी है। तो देखो, इसको पॉइंट पॉइंट देख लेते हैं, इसको थ्योरी का कंसीडर करना है और आता है एक्सप्लेन करना ब्रीफली में। तो आपको क्या करना है, एक एग्जांपल से इसको सॉल्व करके भी बता देना है। ठीक है, तो अपन एक एक पॉइंट इसमें देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, होल्डर मेथड इज एन अप्रोक्सीमेट टेक्निक। क्या है ये अप्रोक्सीमेट टेक्निक? तो ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राइट डाउन एनी 3 4 5 और विच यू हैव टू रीड टिल नाउ, कि व्हाट आर द अप्रोक्सीमेट टेक्निक। तो बताओ अप्रोक्सीमेट टेक्निक कौन सी थी। फर्स्ट अप्रोक्सीमेट टेक्निक, अपने अप्रोक्सीमेट टेक्निक्स का मीनिंग क्या होता है कि आप जो फ्रीक्वेंसी आप फाइंड आउट करते हो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू देती है। तो पहली क्या थी आपकी, डंकरले थी। ठीक है, दूसरी क्या थी, दूसरी स्टोडोला थी आपकी। ठीक है, स्टोडोला, स्पेलिंग देख लेना आप, पूरी है ना, यहाँ माउस से ढंग से लिखा नहीं जाता सही। थर्ड थी आपकी क्या होती है, रिले, रिले। और फोर्थ है आपकी क्या, होल्डर्स। फोर्थ है कौन सी, होल्डर्स। ठीक है, तो एक क्वेश्चन 2 नंबर में ये भी आ सकता है कि राइट डाउन दी अप्रोक्सीमेट टेक्निक्स व्हिच आर यूज्ड टू फाइंड आउट दी फंडामेंटल और अप्रोक्स और नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो कौन कौन सी होंगी। फर्स्ट आपकी कौन सी होती है, डंकरले। ठीक है, फर्स्ट आपकी डंकरले, सेकंड हो गई स्टोडोला, थर्ड हो गई आपकी रिले। ठीक है, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया रिले, और फोर्थ है आपकी होल्डर्स। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो ये आपकी है, तो इट इज एन अप्रोक्सीमेट टेक्निक टू फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। तो ये आपकी मल्टी डिग्री फ्रीडम सिस्टम। सेकंड पॉइंट, इट्स एप्लीकेबिलिटी इज प्राइमरली फॉर रोटरी सिस्टम इन्वॉल्विंग रोटर्स एंड शाफ्ट। ठीक है, तो ये जब आपका डेराइव हुआ था तो ये किसके लिए होता है, रोटर और शाफ्ट। तो रोटर शाफ्ट सिस्टम आपने किया था पहले भी, इस पर आपकी क्या लगी है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी एक रोटर है। ठीक है, ये आपकी एक रोटर है, ये आपकी क्या है, रोटर है। ये दो रोटर आपकी किससे अटैच है, शाफ्ट से अटैच है। ठीक है, ये आपकी दोनों रोटर फिर शाफ्ट से अटैच है। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है आपका, इट्स एप्लीकेबिलिटी इज प्राइमरली फॉर रोटर सिस्टम इन्वॉल्विंग रोटर्स एंड शाफ्ट। तो ये रोटर है, रोटर 1, रोटर 2, रोटर 3, शाफ्ट 1 एंड शाफ्ट 2। नाउ थिंक इज दैट कि ये बात आती है क्या हम इसको लीनियर सिस्टम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो आंसर इज दैट यस, आप कर सकते हो। तो इसे आप लीनियर सिस्टम के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बेस्ट किसके लिए, ये रोटर के लिए। लीनियर सिस्टम जैसे आपने पढ़ किया होगा, ये आपका मास है, ये आपकी स्प्रिंग है, ये देन आपका मास है, फिर आपकी स्प्रिंग है, उसके बाद है मास है। तो आप लीनियर सिस्टम के लिए भी ये एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो इट्स एप्लीकेबिलिटी प्राइमरली फॉर रोटर एंड सिस्टम। ठीक है, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है आपका, इट इज इटरेटिव, इट इज इटरेटिव टेबुलर मेथड। ठीक है, ये क्या है आपका, इटरेटिव टेबुलर मेथड। तो जितने भी थे आपके क्या थे, टेबुलर मेथड थे। तो स्टोलर मेथड भी आपने टेबल से सॉल्व किया है।
ठीक है, ये क्या है आपका इटरेटिव प्रोसेस है और टेबुलर मेथड है। हियर वी स्टार्टेड, प्रॉब्लम कहाँ आती है, यहाँ आती है, देखो ये प्रॉब्लम कहाँ है इसमें, ये ट्रायल। तो आपके कुछ के स्टार्ट करना होगा, एक ट्रायल वैल्यू एज्यूम करनी होगी। तो ये बेसिकली क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड है। तो आपको ओमेगा की कोई भी वैल्यू एज्यूम करनी होगी, फिर आपको उसके लिए सॉल्व करना होगा। तो इसीलिए आप न्यूमेरिकल में क्या, क्योंकि इसको पता नहीं होता आपको कितने टेबल तक ये प्रोसीजर जाएगा। ठीक है, डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी एंड चेक फॉर द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर टॉर्क। ठीक है, अभी आती है बात रिमाइंडर टॉर्क। रिमाइंडर टॉर्क क्या होता है, तो अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जब आप ये मेथड पढ़ेंगे, फर्दर आप जाएंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि रिमाइंडर टॉर्क होता क्या है। तो अभी आप इसे रिमाइंडर टॉर्क होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट जैसे जैसे अपन पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे आता जाएगा। ठीक है, इटरेशन टेबल में इट इज, तो ये पॉइंट अपन क्या है समझेंगे। ठीक है, और ये भी क्या है समझेंगे। तो शॉर्ट नोट लिखने को आ जाए तो ये आपको पॉइंट लिखने, कैसे लिखने वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हाँ क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, यस सर। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन होल्जर मेथड का। ठीक है, होल्जर मेथड स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये आपके जो प्रीवियस में आपको नोट्स दिए गए थे, ठीक है, जब कॉलेज में थे आप तो नोट्स दिए गए थे होल्जर मेथड से। तो दिस इज ट्रायल एंड एरर मेथड यूज्ड टू फाइंड आउट नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये थे। तो इससे अपन देख लेंगे, ये आपको नोट्स मिल चुके हैं। आज मैं आपको नया बताता हूँ, नए कैसे करते हैं, होल्जर्स मेथड। ठीक है, तो ये आपका होल्जर मेथड आप करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे होल्जर मेथड को आइडेंटिफाई करने के लिए, कंसीडर ए मल्टी। अभी आप क्या, ये होल्जर मेथड नहीं है, होल्जर मेथड का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आएगा आपका यहाँ। ठीक है, यहाँ कुछ होल्जर मेथड कौन सा है, ये सिंपल आपकी फिजिक्स है एक तरीके से, जो आप पढ़ते आए हो, न्यूटन्स लॉ, डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल किया था ना। क्या किया था कि आपने ये कोई भी ये मास है m है, ठीक है, ये मास आपका m1 है, ये आपका स्प्रिंग है, ये फिर आपका ये हो गया, ये आपकी स्प्रिंग है, ये आपका मास है। तो ये मास m1 हो गया आपका, ये मास आपका m2 है, ये मास आपका m3 है। इसकी स्टिफनेस एज्यूम कर लो फॉर एग्जांपल K1, इसकी स्टिफनेस आप एज्यूम कर लो K2। तो बताओ इसकी आप जो इक्वेशन ऑफ मोशन आपको लिखना बताई थी क्लास में, कैसे लिखते हो, लिख पाओगे सारे इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखते हो? हाँ याद है कुछ या भूल गए सारे? अभी याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा कुछ भी? देखो, तो एक कंसीडर है मल्टी रोटर सिस्टम आपने कंसीडर की। तो देखो ये शाफ्ट आपकी रोटर 1 है, रोटर 2, रोटर 3, रोटर 4। तो 4 रोटर का आपको ये सिस्टम लिया है। आप एग्जाम में सिर्फ 3 रोटर का भी लेके समझा सकते हो। ठीक है, मिनिमम आपको 3 तो रोटर लेनी ही लेनी है। फॉर एग्जाम्पल टाइम में आप 3 रोटर से भी सॉल्व कर सकते हो और 4 रोटर से भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ मैं आपको 4 रोटर सॉल्व करना बता रहा हूँ, आप 3 के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही मास, जैसे ये ब्लॉक है, इसका क्या होता है मास, तो रोटर का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, इसका I2, I3 एंड I4। ये आपकी स्प्रिंग है जिसका स्टिफनेस क्या है K1, स्टिफनेस क्या है K1। तो यहाँ इस शाफ्ट की स्टिफनेस क्या हो गई KT1। KT1 को क्या कहते हो आप, टॉर्सनल स्टिफनेस। KT1 इज दी टॉर्सनल स्टिफनेस। तो शाफ्ट 1 की टॉर्सनल स्टिफनेस क्या है KT1, शाफ्ट 2 की टॉर्सनल स्टिफनेस KT2, शाफ्ट 3 की टॉर्सनल स्टिफनेस KT3। तो बताओ अब तक क्या क्या किया आपने? 4 रोटर है आपके पास, I1, I2, I3 एंड I4। 3 शाफ्ट है आपके पास जो अटैच करते हैं किसको, रोटर से कनेक्टिंग, KT1, KT2 एंड KT3। नाउ अब ये दिक्कत ये आती है, अब आपको करना क्या है, अब आपको इनको इक्वेशन ऑफ मोशन आपको क्या लिखनी है, लिखनी है। इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखते हो, देखो ये मैं आपको पहले भी डिस्कस करा चुका हूँ क्लास में, इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखते हैं। तो एक और बार फटाफट से आप इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखते हैं वो अपन समझ लेते हैं। देखो ठीक है, अब लीनियर सिस्टम के लिए मैं बता रहा हूँ, उसी हिसाब से आप क्या करोगे, इस रोटर, इस टॉर्सनल सिस्टम, मल्टी रोटर शाफ्ट सिस्टम के लिए आप लिख सकते हो। तो आपने क्या किया, इस यहां से इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन किया थीटा 1। ठीक है, थीटा 1, इसी ऐसे इसको रोटेट किया थीटा 2, इसका रोटेशन हो गया थीटा 3, शाफ्ट रोटर 4 का रोटेशन हो गया आपका थीटा 4। तो देखो अब आप एक सिस्टम बना लेते हैं यहाँ पर, ये आपका
let us suppose there is 3 masses m1, हेलो m2, हेलो m3। स्टिफनेस हो गई k1, स्टिफनेस हो गई k2, स्टिफनेस हो गई आपकी 2। ठीक है, तो आप एज्यूम करो कि इसका राइटवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका x1, इसका आप एज्यूम कर लो x2। देखो मैं आपको सेकंड डिग्री में पढ़ा चुका हूँ, ये दोबारा रिवीजन करा रहा हूँ, एक बार देख लेना। ठीक है, ये आपका हो गया x3। तो आप इनिशियल में एज्यूम क्या करते थे x3 इज, अब इससे कुछ नहीं है, एजम्पशन से क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन लिखने में आपको इजीली रहेगा। ठीक है, इजी हो जाएगा। x2 इज ग्रेटर देन 1 x1। ठीक है, तो आपका न्यूटन प्रिंसिपल क्या होता था, वही फोर्स क्या होता था आपका m a के इक्वल होता था, मींस m x डबल डॉट के इक्वल होता था फोर्स। तो आपने क्या किया, अब फॉर एग्जांपल आपको मास m1 के लिए आपको इक्वेशन लिखनी है, तो कैसे लिखोगे मास m1 के लिए, m1 इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है x1, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है ये x1 है। ठीक है, m1 x1 डबल डॉट, m1 x1 डबल डॉट इक्वल टू फोर्स क्या होगा, स्प्रिंग का फोर्स क्या होगा k इंटू एक्स। तो इसकी जो मास m1 है, इससे अटैच स्प्रिंग कौन सी है आपकी k1, अटैच स्प्रिंग कौन सी है इससे k1। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट किसका है इसका x1 है या नहीं, डिस्प्लेसमेंट x1। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, इसको कैसे देखते हो आप। ठीक है, इसको आप कैसे देखते हो। ठीक है, मास m1 है, आपने इसका डिस्प्लेसमेंट किया आपने, लेकिन k1 जो स्प्रिंग है किससे अटैच है आपकी, k1 जो स्प्रिंग है अटैच किससे आपकी m2 से और m1 से। लेकिन तो डिफ्लेक्शन कितना होगा बताओ आपको, x2 माइनस x1 होगा कि नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल आपका x2 इज ग्रेटर देन x1, ये आपका वो है, मतलब x2 इज ग्रेटर देन 1 आपका x1 है। तो बताओ इस जो स्प्रिंग में, इसमें या फिर आपको खींच रही है या फिर ये स्ट्रेच हो, जैसे भी है, तो इसमें डिफ्लेक्शन क्या होगा आपका k1 x2 माइनस x1। बताओ होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब ये कौन बताएगा यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा, बताओ। तो यहाँ क्या आएगा आपका, देखो ये आप x1 डायरेक्शन में मूव करा, x2 डायरेक्शन में मूव किया। अब बताओ x2 इज ग्रेटर देन 1, आपका x1 है, तो k1 खिंची हुई होगी या फिर ये कंप्रेस स्प्रिंग होगी, खिंची हुई होगी। देखो x2 इज ग्रेटर देन x1 है, तो स्प्रिंग क्या होगी खिंच रही होगी, खिंच रही होगी। तो ये दोनों मासों को क्या करेगी, इधर अपनी साइड क्या करेगी, इधर करेगी। तो बताओ मास m1 किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है आपका, राइटवर्ड डायरेक्शन में। मास m1 किस डायरेक्शन में हो रहा है, राइटवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका प्लस साइन आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस साइन आ जाएगा, क्योंकि न्यूटन्स लॉ क्या होता है, जिस डायरेक्शन में आप मोशन कर रहे हो उसी डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू क्या होती है mx डबल डॉट, ये आपने, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो माइनस साइन आ जाता है यहाँ पे। सिमिलरली आपको यदि मास m2 की वजह से लिखना है, मास m2 की लिखना है, तो क्या लगोगे m2 x2 डबल डॉट। ठीक है, m2 x2 डबल डॉट इक्वल टू, ठीक है। अब m2 से कौन कौन सी स्प्रिंग अटैच है आपकी, k1 है और k2 है। तो k1 के साथ क्या आएगा x1 x2, k2 के साथ क्या आएगा x2 x3। तो देखो क्या आएगा k1 x2 माइनस x3, x2 माइनस x1 आएगा, और k2, हाँ समझ में आ रहा है किसी को, हेलो। सर ये प्लस वाला कॉन्सेप्ट इसमें समझा दो। ठीक है, अब देखो इसमें समझो, आप यहां समझोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो अब आपको मास, इसके इसकी वजह से आपको यहाँ क्या लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है।
ठीक है, वही डायग्राम बना देता हूँ मैं रफली, वो पैरामीटर वही है सारे आपके, है ना, बार बार नहीं लिखूंगा मैं। ठीक है, ये आपका x1 है, ये आपका x2 हो गया, ये आपका क्या होगा x3 होगा। आपने एज्यूम कर लिया कि x3 इज ग्रेटर देन x2 इज ग्रेटर देन 1 x1, ये आपका x2 होगा। अब मास m2 के लिए आपको इक्वेशन लिखनी है, वो बता रहा हूँ। मास m2 के लिए समझ जाओगे आप, तो सबके लिए समझ जाओगे। ठीक है, मास m2 के लिए तो क्या होगा इक्वेशन, m2 उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है x2, m2 x2 डबल डॉट इक्वल टू, ठीक है। तो m2 से स्प्रिंग अटैच है आपकी कितनी, k1 और k2। तो फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स k1x। तो देखो इस स्प्रिंग की वजह से फोर्स क्या होगा k1, ठीक है। अब k1 से जो आपके मास अटैच है m1 एंड m2, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है x1 x2, लेकिन क्या है आपका x2 इज ग्रेटर देन x1, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका x2 माइनस x1, ठीक है। यहाँ साइन क्या आएगा, अभी आपको साइन पता नहीं क्या है, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ साइन है, यहाँ क्या आ जाएगा आपका ठीक है k2, k2 किससे अटैच है आपका x3 और x2 से, तो ये हो जाएगा आपका x3 माइनस x2, x3 माइनस x2। अब ये बताओ मेरे को k1 के जो फ्रंट में वो साइन क्या आएगा, और k2 के जो फ्रंट में वो साइन आपका क्या आएगा, ठीक है। देखो अब आप फोर्स किस पर लिख रहे हो, फोर्स आप लिख रहे हो मास m2 पर, मास m2, तो मास m2 का एक पॉइंट आपका यहाँ हो गया और एक पॉइंट यहाँ हो। तो पहले आप देखते हो k1 को, ठीक है। अब देखो x2 इज ग्रेटर देन 1 x1 है, तो ये स्प्रिंग बताओ खिंची हुई होगी या दबी हुई होगी, k1 स्प्रिंग, वेरी गुड, खिंची हुई होगी ना। ये स्प्रिंग क्या होगी, खिंची हुई होगी, खिंची हुई होगी। तो ये स्प्रिंग ऐसी है, ये खिंची हुई होगी, तो ये स्प्रिंग फोर्स इधर लगाएगी नहीं लगाएगी, बताओ। ये जब स्प्रिंग एक्सटेंड होगी, खिंची हुई होगी आपकी, तो ये मास m2 को अपने लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में खींचेगी या नहीं खींचेगी, खींचेगी ना लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप तो देखो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में x2 है, लेकिन इसका फोर्स क्या लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ क्या जाएगा आपका नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या जाएगा नेगेटिव, क्योंकि फोर्स आपका क्या है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। सिमिलरली यहाँ देखो k2 के फ्रंट में साइन क्या आएगा, अब k2 के भी देखनी है, ये वाली स्प्रिंग देखनी है, तो आपको यहाँ देखोगे, यहाँ देखोगे तो ये क्या है आपका k2, ये आपका k2। अब देखो ये स्प्रिंग आपकी खिंची हुई होगी या दबी हुई होगी, खिंची हुई होगी। क्यों होगी, क्योंकि x3 आपका x2 से बड़ा है। देखो x3 आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, x2 इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन x3 आपका बड़ा है, x2 छोटा। फॉर एग्जांपल x3 की वैल्यू 10 mm है, x2 की वैल्यू 5 mm है, तो 5 mm m2 ब्लॉक राइट डायरेक्शन में जा रहा है और x3 ब्लॉक ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो बताओ रिजल्टेंट 5 डायरेक्शन में इधर डायरेक्शन, मतलब स्प्रिंग k2 क्या होगी आपकी खिंची हुई होगी। अब स्प्रिंग खिंची हुई होगी तो ये मास m2 पर जो फोर्स है ये राइट डायरेक्शन में लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा ना। ये वाली स्प्रिंग इस मास पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी आपकी, इस डायरेक्शन में यदि फोर्स लगाएगी तो इस पर क्या जाएगा आपका प्लस आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको क्या लिखनी है, ये इक्वेशन लिखनी है। तो उसमें क्या लिखना है आपको, m2 को किससे रिप्लेस कर देना है I2 से, m2 को I2 से रिप्लेस कर देना है, x को थीटा से रिप्लेस कर देना है, k को kt से रिप्लेस कर देना है। देखो यही आपकी क्या हो जाएगी इक्वेशन हो जाएगी। देखो तो देखो I1 थीटा 1 डबल डॉट, ठीक है। यहाँ क्या था प्लस k1, तो यहाँ थीटा 1 माइनस थीटा 2 है, तो अब मैंने क्या लिखा है x2 माइनस x1 माइनस कॉमन लोगे तो ये टर्म हो जाएगी कि नहीं होगी, बताओ। ये इक्वेशन आ जाएगी नहीं आएगी, आ जाएगी ना, ठीक है। इसी प्रकार से आप थीटा 2 के लिए देखो I2 थीटा 2 डबल डॉट, यहाँ क्या है m2x डबल डॉट, तो यही आपने क्या लिखा,
यहाँ I2 थीटा डबल डॉट KT1 ठीक है, तो KT1 या x2 माइनस x1 है, माइनस कॉमन ले लोगे इसको तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x1 माइनस x2। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा θ1 माइनस θ2, और यहाँ क्या है आपका प्लस K2 x2 माइनस, यहाँ माइनस कॉमन ले लोगे आपका आ जाएगा θ2 माइनस θ3। तो देखो ये आएगा माइनस θ2 माइनस 3। अब ये बताओ इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना किसको आ गया और किसको नहीं आया, ठीक है ना। तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन ही लिख लेते हो, ये आप बता भी चुका हूं मैं कई बार, और नहीं आए तो और देख लेंगे अपन बात, ठीक है। तो ये आपको इसी प्रकार से आपको ये चारों इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है, रोटर फर्स्ट के लिए I1, रोटर सेकंड के लिए, रोटर थर्ड के लिए, रोटर फोर्थ के लिए, ये आप इक्वेशन लिख सकते हो। और नहीं आए तो देखो आप ये भी कर सकते हो, और इसके लिए आप ये भी देखना है तो देखो कैसे लिखते हैं। जैसे ये रोटर बने, ठीक है, ये आपका रोटर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है। अब देखो डायरेक्ट कैसे लिखा है इसने, यहाँ देखो जो भी आपके लिए रोटर 1 के लिए इक्वेशन लिखनी है तो यहाँ लिख दो I1 थीटा, ये डीलम्बर्ट प्रिंसिपल लिखा है, I1 θ1 डबल डॉट लिखा, प्लस का साइन लगाया, KT1। डायरेक्ट यदि लिखना है एग्जाम में, फॉर एग्जांपल आपका माइंड नहीं काम कर रहा है, आप कैसे लिखते हो कि ऐसे माइंड से आप सोचोगे तो काफी टाइम लगेगा, ठीक है ना। एग्जाम में यदि आपको करना है तो काफी टाइम लगेगा, तो यहाँ लिखोगे डायरेक्ट KT1, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि I1 शाफ्ट से कौन सी शाफ्ट अटैच है, एक शाफ्ट अटैच है आपकी KT1, तो यहाँ KT1 लिखना है, फिर क्या लिखना है आपको θ1 माइनस θ2, θ1 माइनस θ2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब सेकंड इक्वेशन में क्या लिखना है, I2 के लिए लिखना है आपको, तो क्या लिखोगे I2 थीटा डबल डॉट। अब I2 से कौन कौन सी आपकी स्टिफनेस अटैच है, KT1 और KT2, ठीक है। तो ये आपने यहाँ लिखा KT1 और यहाँ लिखा KT2। अब देखो आपको जैसे 2 के लिए लिख रहे हो तो θ2 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, 3 के लिए लिख रहे हो तो θ3 में से सब्ट्रैक्ट करना है, θ4 के लिए लिखोगे तो θ4 में से सब्ट्रैक्ट करना है, θ1 के लिए लिखोगे तो θ1 के लिए में से सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे देखो आपने 1 के लिए यहाँ लिखी थी, 1 के लिए यहाँ लिखी थी, तो KT1 में से ब्रैकेट में क्या लिखा था θ1 माइनस θ2, ठीक है। अब आप KT1 के लिए लिख रहे हो, लेकिन लिख किसके लिए रहे हो, 2 के लिए लिख रहे हो, 2 के लिए लिख रहे हो, तो 2 के लिए क्या आ जाएगा, तो θ2 माइनस θ1 और θ2 माइनस θ3। देखो θ2 माइनस θ1 और θ2 माइनस θ3। सिमिलरली आप 3 के लिए लिख रहे हो तो ठीक है, लिखा है I3 θ3 डॉट डॉट। तो 3 से कौन कौन सी स्टिफनेस अटैच है, देखो 3 से आपकी एक तो 2 अटैच है और एक 3 अटैच है, ठीक है, 2 अटैच है आपकी और एक 3 अटैच है, ठीक है, 2 अटैच। अब देखो 2 अटैच है आपकी और एक 3 अटैच है, लेकिन लिख किसके लिए, 3 से लिख रहे हो तो θ3 माइनस θ2, θ3 माइनस θ4 इक्वल टू 0 लिख दिया। अब 4 के लिए लिखनी है, 4 से अटैच कौन सी है आपकी, 4 से अटैच है आपकी KT3, ठीक है, तो ये KT3 लिख लिया, 4 से अटैच है θ4 माइनस θ3 इक्वल टू 0। आप ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट एग्जाम में, ठीक है। तो बताओ क्लियर है सबको, हाँ क्लियर है, यस सर। ठीक है। अब आपको क्या करना है, ठीक है, आपने ये इक्वेशन लिख ली, रोटर 1 के लिए इक्वेशन 1, रोटर 2 के लिए इक्वेशन 2, 3 और 4। आप सब इनको क्या करोगे, ऐड करोगे, आप सबको ऐड करोगे। देखो अप्लाई फॉर इक्वेशन, आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो ऐड करोगे तो ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, देखो माइनस है ये प्लस है, ठीक है, इस वाली टर्म से आपकी ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म से आपकी ये वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। तो राइट हैंड साइड में जितना भी ये पोर्शन है आपका, ये क्या हो जाएगा आपका 0 के इक्वल हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में आप इनका समीशन करोगे तो आप इसको एक टर्म में ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, समीशन I इक्वल टू 1 to 4 I थीटा I डबल डॉट इक्वल टू 0 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ ये समीशन के रूप में, तो ये आपने इक्वेशन लिख दी, सारों को समीशन करके इक्वेशन लिख दी। नाउ अब आपका करना है सॉल्व, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है इन ए प्रिंसिपल मोड, इन ए प्रिंसिपल, तो ये जो होती है थीटा I इक्वल टू बीटा I, तो आप कहोगे सर ये तो SHM की इक्वेशन, तो XHM में आपने क्या माना था, वहां आपने सॉल्व किए थे, SHM में आपने मैंने क्या लिया था, वहां A यही था साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी होता था, ये होता था। अब आप इस A के प्लेस पे आप कैपिटल X भी एज्यूम कर सकते हो, और जो आपकी इच्छा है वो आप ले सकते हो। तो ये क्या था, आपकी मोशन थी, ये आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की वैल्यू होती थी, ये आपका
साइन फंक्शन होता था, ठीक है। ये एप्लीकेबल आपका एसएचएम के लिए। लेकिन आप कहोगे सर यहाँ एसएचएम कहाँ से आ गई, तो एसएचएम कहाँ से आई, तो देखो ये आपका एक थी प्रिंसिपल मोड, ठीक है। प्रिंसिपल मोड क्या होता था, मैं आप पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। जैसे प्रिंसिपल मोड, फॉर एग्जांपल इसकी कितनी, कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है ये बताओ, 3 या 4 बताओ। हाँ, कितनी डिग्री का सिस्टम है ये, हाँ बोलो बोलो। हाँ, ये सिस्टम मैंने बता रखा है, ये कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है सर 3। क्योंकि कितने मास m1 m2 यहाँ क्या है, रोटर 1 2 3 तो ये 4 डिग्री का सिस्टम है। तो इसकी, हाँ माइक्रोफोन ऑफ करो किसका ये, ठीक है। तो इसकी 4 नेचुरल फ्रीक्वेंसी होंगी। तो प्रिंसिपल मोड क्या होता है, दोबारा बता रहा हूं। जैसे इसकी 4 नेचुरल फ्रीक्वेंसी होंगी, ओमेगा n1, ओमेगा n1, ओमेगा n2, ओमेगा n3, ओमेगा n4। फॉर एग्जांपल ये पूरा की पूरा सिस्टम सपोज करो ओमेगा n1 से वाइब्रेट कर रहा है, या फिर ओमेगा n2 से वाइब्रेट कर रहा है, या फिर ओमेगा n3 से वाइब्रेट कर रहा है, या फिर ओमेगा n4 से वाइब्रेट कर रहा है। तब ये पूरा की पूरा सिस्टम आपका जो है एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है, तो उससे कहते हो आप प्रिंसिपल मोड ऑफ वाइब्रेशन। उसमें आप एसएचएम आपकी लगती है। तो आप यहाँ क्या माना है आपने, प्रिंसिपल मोड ऑफ वाइब्रेशन। आप एज्यूम करके चल रहे हो या तो पूरा की पूरा सिस्टम क्या है, ओमेगा n1 से, या फिर ओमेगा n2 से, या फिर ओमेगा n3 से, और ओमेगा n4 से आपका रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो आपने एज्यूम कर लिया थीटा इक्वल टू बीटा। अब यहाँ थीटा इक्वल टू बीटा साइन ओमेगा। साइन बीटा क्या है इसका, तो मैक्सिमम रोटेशन है थीटा, वो क्या है थीटा, और थीटा क्या है इनिशियल डायरेक्शन। जैसे आपने यहाँ क्या किया है, इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या लिया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेट अस सपोज ये थीटा है, तो किसी भी स्टैंड पर इसका मैक्सिमम क्या होगा, बीटा होगा। तो आप ये ठीक है, तो ये थीटा बीटा। तो आप बताओ थीटा डबल डॉट इससे फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल थीटा की वैल्यू बीटा साइन ओमेगा टी है, तो थीटा डबल डॉट की वैल्यू क्या होगी, बताओ कौन बताएगा। हाँ बताओ क्या होगी, होगी ना इसका, हाँ वेरी गुड। 2 बार इसका डबल डिफरेंशिएट कर दो, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा बताओ, ओमेगा बीटा cos ओमेगा टी, फिर डबल डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर बीटा sin ओमेगा टी। तो ये देखो इसका डबल डिफरेंशिएट करोगे तो आप इसको आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस थीटा आई डबल डॉट की वैल्यू है, आप इन इक्वेशंस में रखोगे। इस इक्वेशन में थीटा 1 की वैल्यू रखोगे बीटा 1 sin ओमेगा टी, थीटा 2 की वैल्यू रखोगे बीटा 2 sin ओमेगा टी, और थीटा 1 डबल डॉट की वैल्यू क्या रखोगे, माइनस बीटा 1 ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा टी। तो आप जब इसकी वैल्यू रखोगे, जब वैल्यू रखोगे और फिर सॉल्व करोगे इसको, तो क्या बच जाएगा, देखो आप इनकी वैल्यू को यहाँ पुट करोगे, ठीक है। इस वैल्यू को आप पुट करोगे इसमें, ये आपने वैल्यू रख दी, वैल्यू रख के देख लेना आप, ये आ जाए तो क्या करोगा, वो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में सारा कैंसिल होता जाएगा, और आपको लास्ट में ये क्या मिलेगी, ये चीज मिलेगी। क्या मिलेगी, ये चीज मिलेगी, समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to 4 आई ओमेगा स्क्वायर बीटा आई इक्वल टू। अब देखो ये जो चीज है आपकी, ये जो चीज है, ये यही तो है, एक ही तो बात है। थीटा की वैल्यू आपने रख दी, क्या बीटा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, कैंसिल हो जाएगा तो बीटा स्क्वायर आई बच गया, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से आपका एक्चुअली होल्जर मेथड स्टार्ट होगा, ठीक है। होल्जर मेथड वो तो क्या थी, सिंपल आपकी फिजिक्स थी, ठीक है। यहाँ से आपका सिंपल होल्जर मेथड स्टार्ट होगा, और एग्जाम में भी आपको यहीं से करना, रोटर सिस्टम बनाना है, इक्वेशन आपको टाइम हो तो लिख देना, नहीं तो आपको होल्जर मेथड यहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आपने होल्जर मेथड लिखा, तो ये बताओ ये टर्म किसको इंडिकेट करती है, कौन बताएगा ये टर्म किसको इंडिकेट करती है, चलो मैं बताता हूँ। देखो आपने स्टोरल मेथड देखा था, रिले मेथड देखा था, उसमें एक टर्म थी इनर्शिया फोर्स। तो इनर्शिया फोर्स की वैल्यू क्या होती है, ये कौन बताएगा, बताओ। इनर्शिया फोर्स यही तो होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, मास एम, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, और यहाँ एम्पलीट्यूड का एक्स लो आर लो ए लो कुछ फर्क नहीं पड़ता, उससे एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये क्या है, अपने इनर्शिया फोर्स होता है जब आपका लीनियर सिस्टम होता है। अब इसी को आपको यदि रोटेशनली सिस्टम में कन्वर्ट करा तो एम को क्या लिखते हो, आई लिखते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर,
और ये एम्पलीट्यूड है, तो यहाँ पे आपका रोटेशनल एम्पलीट्यूड अपने क्या माना है, थीटा माना है, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ये क्या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो यहाँ आ जाएगा बीटा। तो बताओ सेम चीज है या नहीं, आई बीटा स्क्वायर, ये एम ओमेगा स्क्वायर एक्स और आई ओमेगा स्क्वायर बीटा, तो देखो ये तो टॉर्क है या नहीं है, बताओ। Yes, sir. ठीक है, ये आपका क्या हो गया, टॉर्क हो गया। तो ये क्या है, समीशन ऑफ टॉर्क, मतलब इसका मतलब क्या है कि रोटर फर्स्ट पर आपका टॉर्क प्लस रोटर 2 पर आपका टॉर्क, रोटर 3 पे टॉर्क प्लस रोटर 4 पर टॉर्क, उनका समीशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये आपका क्या है, बोल्जर मेथड का प्रिंसिपल है। तो देखो क्या लिखा है, आई आई थीटा ई इज द मैक्सिमम, मैक्सिमम क्यों लिखा है कि यहाँ आप मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हो बीटा, इनर्शिया टॉर्क एट ith रोटर, ith रोटर का मतलब रोटर i की वैल्यू 1 लोगे तो 1 आ जाएगा, i की वैल्यू 2 लोगे तो सेकंड हो जाएगा, i की वैल्यू 3 लोगे तो 4, i की वैल्यू 5 लोगे तो आपको मतलब 4 लोगे तो आप 4 हो जाएगा। तो ये आपका वोल्टर मेथड का क्या है, कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ क्या करना है, आपको कोई भी ओमेगा की वैल्यू आप एज्यूम करोगे, ये आप कैलकुलेट करोगे, और यदि इक्वल टू 0 आ जाता है तो आपका क्या है, जो ओमेगा आपने एज्यूम की है वो आपकी राइट फ्रीक्वेंसी होती है, राइट फ्रीक्वेंसी। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ, क्या वहां एक टर्म थी आपका रिमाइंडर टॉर्क, थी आपकी एक टर्म, देखो ये आपकी एक टर्म थी यहाँ रिमाइंडर टॉर्क, ठीक है, रिमाइंडर टॉर्क। रिमाइंडर टॉर्क क्या चीज है, ये वही चीज है, ये रिमाइंडर टॉर्क क्या है, यही आपका क्या है, रिमाइंडर टॉर्क है। रिमाइंडर टॉर्क कैसे है वो देखो, समझो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। ठीक है, ये थ्योरी लिखी है, अब पढ़ लेना, मैं इसको वर्बली समझा देता हूँ, समझे ये क्या है। देखो ये आपका रिमाइंडर, दिस लॉजिक इज यूज्ड फॉर होल्जर मेथड, तो आप देखेंगे अभी, देखो रिमाइंडर टॉर्क वर्सेस ओमेगा ग्राफ, तो ये ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपको एग्जाम में बना के ही आना, तब भी क्वेश्चन आए तो ये आप बना के आओगे, बहुत गुड इंप्रेशन आपका होगा और इसी से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपको ग्राफ बनाना। अब देखो रिमाइंडर टॉर्क क्या चीज है वो मैं आपको बताता हूँ, रिमाइंडर टॉर्क है क्या चीज है, ठीक है। तो आप एज्यूम करके चलो कि 4 पर्सन है, ठीक है, आपके एज्यूम करके चलो यहाँ आपके 4 पर्सन है, ठीक है, पर्सन 1 है, सिमिलरली यहाँ 4, ये आपका पर्सन है, ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ मान के चलो कि ये एक पर्सन है, ठीक है। इसके पास कोई भी चीज आप मान सकते हो, फॉर एग्जांपल इसके पास 2 पेंसिल है, ठीक है, इसके पास 3 पेंसिल है, और इसके पास आप कुछ भी मान लो, लेटर्स को दोबारा अगेन मान लो 2 पेंसिल, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसके पास 2 पेंसिल है, इसके पास 3 पेंसिल है, इसके पास, और ये किसी से अटैच है, किसी से भी अटैच है, मतलब कोई रिलेशन है इनके बीच में जिससे कि ये क्या है, आपके अटैच है, अटैच है। तो देखो अब होता क्या है कि ये जो लास्ट वाला मैन है, लास्ट वाला पर्सन है, ये क्या करता है, जो अपनी 2 पेंसिल है वो इस रिलेशन के थ्रू क्या कर देता है, इसको देता है। तो बताओ, इसको मान लेते हैं फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड आप एज्यूम कर लो, थर्ड कर लो। तो थर्ड पर्सन ने क्या किया, अपनी जो 2 पेंसिल थी वो सेकंड पर्सन को दे दी। तो बताओ सेकंड पर्सन के पास कितनी पेंसिल बची, कितनी पेंसिल हो गई, 5, यस और नो। यस सर। ठीक है, तो आपकी क्या हो गई, इसके पास 5 पेंसिल्स हो गई। अब क्या किया इसने, 5 पेंसिल पर्सन 2 ने क्या किया थी, किसी रिलेशन के थ्रू अपने 1 को दे दी। तो बताओ 1 पे कितनी पेंसिल हो गई, 7, ठीक है। तो यही क्या मतलब है, रिमाइंडर टॉर्क का मतलब है, जैसे आपने एक टर्म सुनी होगी, आप फ्रीक्वेंसी निकालते हो, क्या फ्रीक्वेंसी निकालते हो, ठीक है। तो रिमाइंडर टॉर्क का मतलब है कि कितना आपका लास्ट में देते 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 आपने उसको दिया, उसने उसको दिया, लास्ट में आपका किसने बच गया, समीशन जिसे आप कहते हो। तो एक टर्म थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो आप फ्रीक्वेंसी में यूज करते हो, जैसे फ्रीक्वेंसी में आप यूज करते हो कि यहाँ आपने कोई टर्म ली, फॉर एग्जाम्पल 2, तो यहाँ 2 आ गई, फिर आपने नेक्स्ट टर्म में क्या, यहाँ 3 है तो 3 में फिर इसको ऐड करोगे, फिर यहाँ लिखोगे, इसको ऐड करोगे, यहाँ लिखोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या है, एक तरीके का क्यूमुलेटिव, क्या हो गया, क्यूमुलेटिव हो गया, मीन इसको आपने इसको दिया ऐड कर, इसमें आपने इसको दिया क्यूमुलेटिव। तो लास्ट में जो बचता है वो एक, क्या तो आप इसका समीशन कर लो, या फिर यहाँ जो लास्ट में टर्म आएगी वो बात तो एक ही है, वही होता है क्या, रिमाइंडर टॉर्क और क्यूमुलेटिव का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये बताओ, ये जो आपका टर्म है, ये रिमाइंडर टॉर्क हुआ कि नहीं हुआ, ये वही तो चीज है, समीशन, समीशन हो गया। मींस एक के पास 2 थी, फिर क्या थी, 3 थी, 2
थी, तो सबका ऐड कर दिया आपने, तो लास्ट में जिस पर्सन के पास कितनी थी, 7 पेंसिल थी, तो वही 7 तो आ गया ऐड करने पर। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो वही चीज तो है, ये चारों को क्या कर दिया आपने, चारों इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया टॉर्क को आपने ऐड कर दिया। जैसे इसके पास 2 पेंसिल थी, इसके पास क्या थी आपकी, 3 पेंसिल थी, और इसके पास 2 थी, तो सबको ऐड करने पर क्या आया, 7। तो लास्ट पर्सन के पास जितनी पेंसिल आपकी हुई 7, वही तो रिमाइंडर टॉर्क, रिमाइंडर बचा। तो ये क्या होता है, यही आपका क्या होता है, रिमाइंडर टॉर्क का कॉन्सेप्ट है जो ये था। इसी को कहते हो आप क्या, रिमाइंडर टॉर्क और क्यूमुलेटिव जोड़िंग। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा आपका रिमाइंडर टॉर्क, तो यहाँ क्या है आपका समीशन आई ओमेगा स्क्वायर और बीटा, ये आपका ये क्या है, ग्राफ है। ये आपका क्या रिमाइंडर टॉर्क है, और ये आपका एक्स एक्स का अपने फ्रीक्वेंसी में ग्राफ है। तो देखो ये क्या इंडिकेट करता है कि आपकी शुरू में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो तो 0 होगी, फिर आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी यहाँ आ गई 2, फिर आ गई 3। ठीक है, तो ये ग्राफ बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप वन यहाँ देखो 0 आई है, ये क्या है, 0 है। देखो फ्रीक्वेंसी आप कब ले रहे हो, तब ये वैल्यू क्या, रिमाइंडर टॉर्क की वैल्यू 0। यहाँ रिमाइंडर टॉर्क की वैल्यू कितनी है, देखो वाई एक्सिस पे 0 है, मींस आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कब होगी, जब आपका रिमाइंडर टॉर्क की वैल्यू, तो यही होल्जर मेथड का प्रिंसिपल तो है। देखो यहाँ देखो, जब आपके रिमाइंडर टॉर्क की वैल्यू किसके बराबर हो गई, इस 0 के बराबर हो गई, तो वही फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। वही आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी होती है, वही आपकी। तो एक चीज मैं भूल गया यहाँ बताना, ये और है कि जो होल्जर मेथड है, प्रीवियस जितने भी मेथड थे वो केवल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देते थे, ओनली लोअर नेचुरल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। लेकिन होल्जर मेथड क्या होता है आपका, ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसी देती है। देखिए 4 रेटो सिस्टम है, तो 1 2 3 4 चारों की चारों आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी देता है, ये इसका एडिशनल बेनिफिट है। ठीक है, तो बताओ समझ में आया कुछ यहां तक, क्या किया है क्या नहीं किया? आ गया सर। ठीक है, तो ये आपका क्या था, इनर्शिया टॉर्क था। आपने क्या किया है, कोई भी ओमेगा की वैल्यू जूम करोगे, इसको इक्वल करोगे, या जब भी 0 आ जाता है तो वो वैल्यू आपकी हो जाएगी। तो इसमें सब कुछ में क्या लिखा है, वही चीज लिखी हुई है, रिमाइंडर टॉर्क का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, वही चीज है जो मैंने वर्बली समझाया आपको, वही है। तो दिस लॉजिक इज फॉर होल्डर्स मेथड। यदि ये वैल्यू 0 नहीं आती है, फॉर एग्जांपल आपने ओमेगा की वैल्यू अज्यूम की और ये नॉट इक्वल टू 0 आता है समीशन इसका, तो वो आपकी क्या नहीं होगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। क्योंकि नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपकी कब होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी कब होती है, देखो यहाँ ग्राफ से देखो, नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपकी कब है, तब आपकी यहाँ टच हो रहा है, मतलब एक्स एक्सिस को आपका टच कर रहा है। एक्स एक्सिस कब टच हो रहा है, जब आपका रिमाइंडर टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। तो रिमाइंडर टॉर्क जो मैंने बताया था आपका क्या, आई ओमेगा स्क्वायर बीटा, जब इसकी समीशन की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, मींस लास्ट वाले व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं बचेगा। जैसे उसने 2 पेंसिल दी, उसने 3 दी, फिर 2 दी, तो लास्ट वाले पर्सन के पास कितनी थी, 7 पेंसिल थी। इसी प्रकार इसमें माइनस में भी वैल्यू आएंगी। यदि लास्ट वाले पर्सन के पास कुछ भी नहीं है, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपकी होगी। ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो देखो इसमें एक टेबल बनेगी, ये टेबल है, ये आपकी क्या है, टेबल है। इसको टेबल अपन देखेंगे कैसे बनेगी कैसे नहीं बनेगी। ठीक है, तो आप एक एग्जांपल लेके इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वो एग्जांपल आपको जैसे थ्योरी भी आती है, तो वो एग्जांपल आपको लेके बताना है। तो ये टेबल में बता देता हूँ कैसे होगी। ठीक है, ये आप न्यूमेरिकल एक लेके चलते हो। ठीक है, calculate the first non-zero natural frequency of the shaft rotor system shown in the figure using Holger method। होल्जर मेथड से आपको क्या करना है, शाफ्ट रोटर सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो आप सिंपल सा केस लेके चलोगे, क्या 3 रोटर सिस्टम में आपका रोटर 1, रोटर 2, रोटर 3, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, I1, I2 एंड I3, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी स्टिफनेस कितनी है, KT1 एंड KT2। बताओ स्टिफनेस का मतलब क्या होता है, फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन होता है। तो टॉर्सनल स्टिफनेस का मतलब क्या हो जाएगा, टॉर्क पर यूनिट आपका जो भी डिफ्लेक्शन है किसमें, रेडियन में। ठीक है, तो आपने सिंपलिसिटी के लिए क्या ले लिया, I1 I2 I3 की वैल्यू क्या एज्यूम कर ली, 1 एज्यूम कर ली। KT1 KT2 की वैल्यू क्या एज्यूम कर ली, 1 न्यूटन मीटर पर रेडियन आपने एज्यूम कर ली। तो इसके लिए आप टेबल बनाओगे, टेबल कैसे बनाओगे वो देखो। ठीक है, तो आप ये टेबल बनाओगे। यहाँ आप कोई भी वैल्यू
एज्यूम कर लोगे ओमेगा स्क्वायर की कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लोगे, ओमेगा की वैल्यू एज्यूम करोगे और आप समीशन की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, यदि जीरो आ जाता है जो आपने ओमेगा की वैल्यू एज्यूम की है वो आपका आंसर हो जाए। अब देखो आप ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू एज्यूम कर ले, क्योंकि आपने देखा होगा कि क्या आता है आपका आई ओमेगा स्क्वायर बीटा की टर्म्स में आ रही है, आप ओमेगा एज्यूम करोगे फिर ओमेगा स्क्वायर निकालोगे, इससे अच्छा तो क्या है आप ओमेगा स्क्वायर एज्यूम कर लो और बाद में यदि आंसर आ जाए तो ओमेगा का रूट लेके आप ओमेगा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो टेबल में आपको लिखना क्या क्या है, ठीक है। यहाँ आप जो आई की वैल्यू लिखोगे, रोटर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, आई की वैल्यू लिखोगे, फिर क्या करोगे ओमेगा स्क्वायर आपने एज्यूम कर लिया है तो आप क्या बना लोगे, आई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, आई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। उसके बाद आप बीटा 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 आपको फाइंड आउट करना होगा, इनिशियल में बीटा की वैल्यू वन एज्यूम करोगे, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो उससे दिक्कत नहीं है, पर वन आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है आपको, आई ओमेगा स्क्वायर बीटा, आई ओमेगा स्क्वायर बीटा, फिर क्या निकालना है रिमाइंडर टॉर्क के, जैसे कम्युलेटिव यहाँ जो आएगा तो आप क्या करोगे, या तो इसको आप डायरेक्ट ऐड करोगे या फिर यहाँ ही आप क्या निकाल लो समीशन निकाल, जिससे क्या है आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक कॉलम आपका ये हो जाएगा बीटा। फिर जो अपने केटी की वैल्यू गिवन है, केटी की वैल्यू यहां लिख लो, फिर आप निकालोगे जो यहां वैल्यू समीशन आई ओमेगा स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई केटी, ठीक है। अब बताओ टेबल आई समझ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा अभी तक कुछ, हेलो यस सर, यस सर। आ रहा है ना, हाँ सर, हाँ सर। ठीक है। तो अब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है, तो आई तो रोटर वन के लिए आई की वैल्यू क्या है, देखो आई की वैल्यू क्या लिखी, आई वन आई टू आई थ्री के लिए वन वन है, केटी वन केटी टू की वैल्यू क्या है वन वन है, तो आपको क्या है थ्री रोटर सिस्टम है, तो यहाँ आप देखो ये आप टेबल बना लो, ये आपकी फर्स्ट हो गई, एक इटरेशन में आपको करके बताऊंगा, फिर दूसरा आप करोगे, ठीक है। तो बताओ ये सीरियल नंबर लिख लेना, सीरियल नंबर 1 2 3 4 लिख लेना, वो इसमें बने हुई है पूरी टेबल जो है आपकी यहाँ आपकी, ठीक है। ये टेबल आपकी बनी हुई है तो इसमें देख लेना जो भी सीरियल 1 है सीरियल 2 है वो होते हैं। तो बताओ आई वन की फर्स्ट रोटर के लिए कितना है, वन है, ये वन है आपका, ये वन, ये आपकी क्या है गिवन है क्वेश्चन में, और केटी की वन की वैल्यू भी वन है, केटी टू की वैल्यू वन है, और के थ्री की वैल्यू क्या है नहीं है, देखो दो ही है आपकी, ठीक है। ये आपकी आई वन आई टू आई थ्री केटी वन केटी टू, ठीक है। तो आपका केटी वन हो गया केटी टू हो गया, तो ये तो वैल्यू आपकी क्या थी गिवन थी, ये वैल्यू क्या है आपकी गिवन है। अब फॉर एग्जांपल ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आप कुछ भी मान सकते हो, पहली तो क्या आएगी जीरो आएगी, ये जैसे आपने ग्राफ यहाँ आप ग्राफ भी बना लेंगे, देखो यहाँ आप क्या बना लेना ग्राफ बना, यहाँ जो ग्राफ आपको बताया था ये आपने जो ग्राफ था, ठीक है। तो ये फर्स्ट वैल्यू तो जीरो आएगी, अब जीरो के बीच में आगे आप एज्यूम करो, लेट अस सपोज आपने 0.2 एज्यूम कर ली, ठीक है, 0.2 आपने एज्यूम कर ली ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, आप 0.5 भी एज्यूम कर सकते हो, 0.4 कुछ भी एज्यूम कर लेना, जितने आपको इटरेशन करने तो ओमेगा स्क्वायर एज्यूम है 0.2। तो बताओ आई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.2, आई ओमेगा स्क्वायर यहाँ भी क्या होगी 0.2, यहाँ भी क्या होगी पॉइंट होगी कि नहीं होगी, ठीक है। अब आप क्या करोगे इनिशियल में बीटा वन की वैल्यू क्या ले लोगे, हाँ वन ले लोगे, बीटा की वैल्यू क्या लोगे वन लोगे, तो बताओ आई
ओमेगा स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या होगी? 0.2 होगी कि नहीं होगी? ठीक है, अब चूंकि इसके आगे कुछ भी नहीं है आपका, तो समीशन ऑफ ये क्या हो जाएगा? ये भी 0.2 हो जाएगा आपका, होगा कि नहीं? अब केटी की वैल्यू बने तो समीशन आई ओमेगा स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई के2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? 0.2 होगी। बताओ फर्स्ट रो आपको क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो आई की वैल्यू 1, आई ओमेगा स्क्वायर 0.2, बीटा 1, आई ओमेगा स्क्वायर बीटा 0.2 हो गया। यहां से फिर समीशन किया तो 0.2, केटी की वैल्यू 1 गिवन है आपको तो 0.2। अब नाउ अब आपको बीटा 2 एज्यूम करना है। आपको बीटा 2 क्या होगा? जो ये वैल्यू आपकी, ये वैल्यू, इस वैल्यू में से आपको ये वाली वैल्यू क्या करनी है? सब्सट्रैक्ट करनी है, क्योंकि देखो ये क्या है? टॉर्क है। आई ओमेगा स्क्वायर बीटा क्या होता है? टॉर्क है आपका, और टॉर्क में आपने स्टिफनेस का यदि डिवाइड कर दिया तो बताओ रेडियन आएगा कि नहीं आएगा? टी अपॉन थीटा। बताओ ये यहां से थीटा होता है कि नहीं होता? ये तो बीटा भी तो क्या है? एंगल ही तो है एक तरीके। टी अपॉन थीटा, यहां से थीटा। तो ये देखो जब आपने करोगे तो बीटा 0.1 में से आप 0.2 को सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 0.8 होगा कि नहीं बताओ? ठीक है, अब आई ओमेगा स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या आएगी? 0.16। वेरी गुड, 0.16। क्या किया आपने? इस वाले कॉलम को और ये वाला जो कॉलम है आपका, ये आपने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.16। तो समीशन करेंगे तो बताओ क्या आएगा समीशन में? 0.36। वेरी गुड, 0.36। यही तो है रिमाइंडर टॉर्क। आपने क्या किया? इस ये वाले को और ये वाले को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ये यहां से ये चले, देखो यहां से ऐड किया, फिर यहां इसको यहां लिख दिया, तो ये हो गया आपका समीशन फाइंड आउट होगा 0.36 बने। अब 0.36 में से आपको 1 को डिवाइड करना है तो क्या आएगा? 0.36 होगा कि नहीं? आपका ये 0.36 यहां से आ गया। अब बताओ बीटा यहां वैल्यू क्या आएगी? कौन बताएगा यहां जो वैल्यू क्या आएगी? 0.8 माइनस 0.36। हाँ, तो कितना हुआ? बताओ। 0.80 में से 0.36 गए तो कितने हुए? 0.44। वेरी गुड, 0.44। कैलकुलेशन फास्ट करो अपनी। ठीक है, तो यहाँ 0.44 हुए। अब बताओ आई ओमेगा स्क्वायर बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? बताओ। 0.88। 0.88 और 0.088। 0.088। 0.088 0.088 रहेगी। अब समीशन करोगे तो क्या आएगा? इसको और इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा? बताओ ऐड करने पर कितना आएगा? हाँ ऐड करो। 0.448। देखो 8 8 6 4 1 4 यही आ रहा है, यस सर। यही आएगा ना? 0.488। हाँ। और यहाँ आपकी कोई वैल्यू नहीं है तो इसको आपको एलिवेट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो बताओ लास्ट में क्या वैल्यू आ रही है आपकी? 0.44। यदि ये आपका 0 हो जाता तो आपका आंसर आ जाता 0.2 रूट का, लेकिन अभी क्या आ रहा है? 0। तो रिमाइंडर टॉर्क कितना है इसमें? हाँ 0.448 वैल्यू है। ये क्या रिमाइंडर टॉर्क की वैल्यू है या नहीं है? यस सर। ये आपकी क्या वैल्यू है? रिमाइंडर टॉर्क की वैल्यू है। ये 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है? आपने जो भी अपने फ्रीक्वेंसी एज्यूम की है वो आपका सही नहीं है, आपको ट्रायल दूसरा लेना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे नेक्स्ट ट्रायल में? 0.2 को किससे रिप्लेस करोगे? 0.5 से कर देना, 0.8 से कर देना, पॉइंट मतलब जिससे भी आपको करना चाहे वो कर देना। देखो अब इसका मतलब क्या है? जब आपने ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0.2 लिया, मतलब समवेयर यहाँ, ठीक है, यहाँ आपने वैल्यू लिया। देखो उस ग्राफ में जो आपके लेफ्ट कॉर्नर पे, ये आपने वैल्यू लिया यहाँ, ठीक है। तो अब रिमाइंडर टॉर्क की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.448। मतलब रिमाइंडर टॉर्क की वैल्यू समथिंग यहाँ होगी। देखो ग्राफ में और बनाता हूँ आपको बड़ा सा। ठीक है, आपने जो यहाँ 0.2 लिया है तो रिमाइंडर टॉर्क की वैल्यू ये आई है। ये है कि नहीं रिमाइंडर टॉर्क की वैल्यू? ये ठीक है। अब आप क्या लिखोगे? ओमेगा की वैल्यू बढ़ाओगे। लेट्स सपोज ओमेगा की वैल्यू यानी तो रिमाइंडर टॉर्क बढ़ेगा, फिर आप रिमाइंडर टॉर्क बढ़ेगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब रिमाइंडर टॉर्क की वैल्यू आपकी क्या होने लग जाएगी? डिक्रीज होने लगेगी। डिक्रीज होते होते ये क्या आ जाएगी आपकी? यहाँ से
0 आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो 0.4 के लिए करें तो 0.4 के लिए आप सभी टेबल बनाओगे फटाफट। यहाँ नोट कर लेना रिमाइंडर टॉर्क की वैल्यू कितनी आ रही है कि 0.448 आ रही है। अपने को 0.4 के लिए आप बनाओगे तो क्या आएगी, फटाफट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ले लें अपन, ठीक है 0.4 के लिए आपने एज्यूम की, तो यहाँ अब क्या आ जाएगा बताओ फटाफट फटाफट। 0.4, हाँ यहाँ क्या एज्यूम लिया आपने बीटा, तो यहाँ क्या होगा 0.4 होगा आपका, होगा कि नहीं। 4 यहाँ वैल्यू क्या होगी 0.4, यहाँ वैल्यू क्या होगी आपकी 0.4। 0.4 ठीक है, यहाँ क्या वैल्यू होगी बताओ 0.6 वेरी गुड 0.6 होगी। यहाँ वैल्यू क्या होगी 0.24 हाँ होगी नहीं, यहाँ क्या वैल्यू होगी 0.28 नहीं नहीं, 0.64 0.64 हाँ इसे ऐड करके तो लिख दो क्या होगी 0.64 और यहाँ वैल्यू क्या होगी 0.64 ठीक है। अब बताओ यहाँ क्या होगी 0.04 -0.04। 0.04 क्या करते हो आप इसको, इसमें सबसे क्या आएगी माइनस के 0.0। बताओ यहाँ ये आया कि नहीं आया समझ में, आ गया ना। क्या करना है इसमें से आपको इस वैल्यू सब्सिट्यूट करोगे तो -0.04। अब बताओ यहाँ क्या आएगी -0.016 वेरी गुड 0.16। अब बताओ ये क्या आएगा यहाँ 0.624 0.624 वेरी गुड 0.624। अब आपको आगे यहाँ कैलकुलेट करने। अब बताओ रिमाइंडर टॉर्क की वैल्यू यहाँ कितनी आई 0.624 ज्यादा आ रही है। पहले कितनी आई थी आपकी 0.448 0.448। अब कितनी आई है जब आपने ओमेगा, ये आपकी कब वैल्यू है, ओमेगा की वैल्यू आपकी 0.2 थी। अब वैल्यू कितनी आई है आपकी 0.64। कब आई है जब ओमेगा की वैल्यू कितनी थी आपकी 0.4 थी। इसका मतलब क्या हुआ, बढ़ रहा है आपका, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, देखो ग्राफ आपको बताया था, ये तो बताया था आपको। पहले ओमेगा की वैल्यू 0 थी तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या थी आपकी यहाँ थी। ठीक है, अब आपने जब बढ़ाया तो ये आपकी बढ़ गई। तो आप जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाओगे तो ये आपकी रिपीट जाएगी। तो एक और इटरेशन करते हैं फटाफट से। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट इसको 1 ले लेता हूं। अब क्या ले लिया आपने 1 ले लो। ठीक है, इसको क्या ले लिया 1 ले लिया। तो बताओ यहाँ वैल्यू क्या आएगी 1 हो जाएगी नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। यस सर ठीक है, यहाँ बीटा की वैल्यू, यहाँ वैल्यू क्या आएगी 1, यहाँ वैल्यू क्या होगी 1, यहाँ भी क्या आएगी 1 आएगी। यहाँ बताओ क्या आएगी अब 0 वेरी गुड, ये क्या आएगी 0। तो यहाँ भी 0 यहाँ 1 वेरी गुड 1 आएगी, यहाँ 1 वेरी गुड 1, यहाँ क्या आएगी वैल्यू -1 वेरी गुड -1 आएगी। अब 0 माइनस, ये देखो इस एलिमेंट में से आप ये आपने सब्सट्रैक्ट किया तो क्या आएगा -1। यहाँ क्या वैल्यू आएगी आपकी बताओ -1 वेरी गुड -1। अब यहाँ क्या आएगा 0 0। अब आपको ये सॉल्व, अब देखो रिमाइंडर टॉर्क कितना आ गया, ये 0 तो है आपका रिमाइंडर टॉर्क। तो क्या आ गया समीशन ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या हो गई आपकी 0 हो गई, 0 हो गई ना। यहाँ देखो ये है ना, ये वैल्यू आपकी क्या हो गई 0 हो गई। इसका मतलब जो आपने ये फ्रीक्वेंसी एज्यूम की है, ये यही क्या है आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो देखो अपने ग्राफ अपने बनाया था, ठीक है, पहले आपने 0.2 थी तो वैल्यू आपकी देखो यहाँ 0.2 पर वैल्यू कितनी आई थी आपकी 0.448। ठीक है, पॉइंट आपने जब यहाँ वैल्यू क्या ली थी 0.4 ली थी तो वैल्यू आपकी क्या आई थी 0.624। जब आपने ये वैल्यू 1 ले ली, यहाँ क्या है 1 ले ली,
तो आपने क्या, अब देखो ये वैल्यू जो है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, ये आपको रूट है, सॉरी ये क्या है आपकी रूट में आएंगी वैल्यू, ठीक है। ये आपने वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की ली थी, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, रूट के अंदर 0.2, रूट के अंदर 0.1, तो ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ आपकी रिमाइंडर टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपने क्या किया, होल्जर मेथड से सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो देखो होल्जर मेथड में करना क्या है, आप ब्रीफ में कर लेते 5 मिनट में। ब्रीफ में देखो होल्जर मेथड में सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट लिख, देखो ये आपने समझ में आ गया, देखो अब देखो क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा 0.3 एंड 0.4। देखो इट इज एन इटरेटेड टेबुलर मेथड वेयर वी कैन स्टार्ट एट ट्रायल वैल्यू, ठीक है। ट्रायल वैल्यू से आपने स्टार्ट की ऑफ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी एंड चेक फॉर द वैल्यू ऑफ द रिमाइंडर टॉर्क, ठीक है। रिमाइंडर टॉर्क की वैल्यू आपने क्या की, चेक की, करी या नहीं की, चेक की आपने, ठीक है। एट द एंड ऑफ ईच इटरेशन टेबल इट इज, ठीक है, इट इज if it is not 0 then trial frequency is changed and tabular iteration are repeated until the remainder torque becomes 0। ये थर्ड पॉइंट क्लियर है सबको अब? यस सर। ठीक है। अब पॉइंट 4 देखो, द बेसिस ऑफ होल्जर मेथड इज दैट द प्रिंसिपल मोड ऑफ वाइब्रेशन द सम ऑफ इनर्शिया टॉर्क ऑफ ऑल रोटर्स आर कंपल्सरी बी इक्वल टू 0। देखो ये क्या था आपका इनर्शिया टॉर्क, क्या था आई ओमेगा स्क्वायर यहाँ बीटा, तो ये इनर्शिया टॉर्क की वैल्यू क्या थी, 0 थी। ये कब आया था, जब आपने क्या लिया था, थीटा की वैल्यू क्या ली थी, बीटा साइन ओमेगा टी, बीटा साइन ओमेगा टी, बीटा साइन ओमेगा टी थी। और ये कब एप्लीकेबल, जब आपका एसएचएम होती है, और एसएचएम कब होती है, जब प्रिंसिपल मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो ये चारों पॉइंट आपकी क्लियर है, तो आप इन्हें अपनी लैंग्वेज में किसी भी प्रकार से एक्सप्लेन करके इन्हें आप लिख सकते हो। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप ये जो मैंने एग्जांपल, ये ग्राफ आपको बनाना है, ये ग्राफ आपको बनाना है, तो यहाँ से आप पूरा क्या कर सकते हो, ये इक्वेशन आपको लिखनी है, ऊपर का हो टाइम हो तो लिख देना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद क्या करोगे आप, ये आप एग्जांपल लोगे, सेम यही एग्जांपल आप ले लेना, ये एग्जांपल लोगे और इसे आप ऐसे ही 2-3 इटरेशन करके सॉल्व करके बता दोगे। तो ये आपका 15 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन क्या है, क्लियर हो गया। दैट्स ऑल अबाउट दिस होल्जर मेथड। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत है? अब आप रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं, उसके बाद किसी को प्रॉब्लम हो तो अपन